स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे नन्हा फनकार पाठ 4। बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको इसकी पूर्ण व्याख्या बताई है शब्दार्थ सहित। ठीक है बच्चों, तो आज हमें ये पढ़ना है पाठ और इसको समझना है। तो बच्चों नन्हा फनकार कहने से क्या अर्थ है। नन्हा मतलब होता है छोटा और फनकार मतलब होता है कलाकार। ठीक है, टैलेंट, किसी के अंदर कोई टैलेंट हो उसको कहते हैं फनकार। यह पाठ जो है बच्चों ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसमें राजा अकबर जब सीकरी में फतेहपुर सीकरी में जब शहर बनवा रहे हैं, ये तब की कहानी है। वह उसका एक छोटा सा भाग यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि अकबर एक छोटे से नन्हे बालक से वहां पर मिले थे, तब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कहने का मतलब कि यहाँ कौन सा लड़का कुछ नहीं बताया गया है, बस कहा गया है कि वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर पर बैठ गया, पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर मतलब होता है बच्चों जिसके 4 किनारे हों, इस तरीके से स्क्वायर। ठीक है, उठाकर अपने का उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। प्रार्थना मतलब होती है निवेदन, विनती, प्रेयर, जो कि क्लास स्टार्ट होने के पहले बच्चों हम करते हैं ना प्रार्थना, कि हमारा स्टडी अच्छे से हो सब कुछ। उसी प्रकार यह बच्चा भी प्रार्थना करता है धीमे शब्दों में। बुदबुदाना मतलब धीमे शब्दों में, धीरे धीरे। छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट जाता है, अपने काम में लग जाता है। जिस तरीके से हम अपनी पढ़ाई में जुट जाते हैं, खेलने में जुट जाते हैं, उसी प्रकार वह छेनी हथौड़ा उठाया और अपने काम में जुट गया। छेनी हथौड़ा कैसा होता है बच्चों, देखें उसकी इमेज ये रही। देखिए बच्चे ने हाथ में लिया हुआ है, एक छेनी है और एक हथौड़ा है, कुछ इस तरीके का। देखिए ये है छेनी और हथौड़ा, ये है बच्चों छेनी। ठीक है, इससे क्या होता है, इधर से हैंडल से पकड़ते हैं और इस भाग को, ये इसका जो नोक होता है, ठीक है, पॉइंट, उधर की ओर हम पत्थर पे रखते हैं और इस हथौड़े से इस पर चोट करते हैं, तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर पत्थर को खोदती है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं पाठ पर। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया। लड़की ने एक अधबुनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। छेनी की नोक मैंने दिखाई आपको अभी, और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया। मतलब उकेरना का मतलब नक्काशी करना शुरू किया, बनाना, डिजाइन, डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। और अधबुनी, अधबुनी मतलब कि आधी बनी हुई, अधबनी अधूरी, आधी बनी थी घंटी, तो उसने क्या किया, छेनी की नोक उस पर बहुत ही आराम से टिकाया और अपना काम करने में, डिजाइन बनाने में लग गया। डिजाइन, हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे।
तो बच्चों वो बच्चा क्या करता है कि हथौड़े के वार से जब पत्थर पर कटाव होता था, तो उसकी जो पत्थर छटकते थे उसमें से जब पत्थर कटते थे तो उसकी किरचें छितरा जाती थी और वह आंखें सिकोड़ लेता था। मतलब कि उसकी आंखों में वह पत्थर जाके चुभ न जाए, इसके लिए वो अपनी आंखों को हल्का बंद कर लेता था। जब जब पत्थर का वार हथौड़े का वार करता था पत्थर पे, तब तब किरचें उड़ती और वह तब तब अपनी आंखों को सिकोड़ लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाता, मतलब कि वह गाने भी गाता था। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने काम में डूबे हुए थे। संग तराश का अर्थ है पत्थर गढ़ने वाले जो साथ में उसके हैं। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। अब यहाँ बच्चों नाम पता चल गया। बच्चे का नाम है केशव। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। ठीक है, केशव 10 साल का था, उसकी उम्र 10 साल की थी। 10 साल के बच्चा था वो। पिता के एक बार करके दिखा देने पर, मतलब कि वो बहुत तेज था। एक बार उसके पिता ने उसको दिखा दिया कि कैसे लकीरें बनती हैं, कैसे घुमावदार डिजाइन उकेरा जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, कहने का मतलब है कि उसने जो जितना भी काम किया था उनमें से घंटी बनाना सबसे मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा। मतलब उसको बात बहुत अच्छे से पता थी, मालूम थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वह महीन जालियां, मीन्स महीन छोटे छोटे आकार के बहुत ही आइडेंटिफाइड डिजाइन वह बनाना सीख जाएगा। जैसे कि बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसके पिता के जैसे। इसका मतलब यह बनता है बच्चों कि उसके पिता एक बहुत अच्छे कारीगर थे। फिर कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था तो उसके माता पिता गुजरात से आकर आगरा बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था और केशव का जन्म भी आगरा में हुआ था। गुजरात में आ गए, गुजरात से आगरे में आ गए। फिर जब सीकरी बनवाना हुआ तब आगरा से फतेहपुर सीकरी में उसके पिताजी को शिफ्ट कर दिया गया, केशव के पिताजी को। ठीक है, तो उसका जन्म जो है, केशव का जन्म आगरा में हुआ था और जब वह फतेहपुर सीकरी में जब शहर बन रहा था तब केशव भी अपने माता पिता के साथ फतेहपुर सीकरी आ गया था। ठीक है, आगरे में ही केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। केशव को कभी भी यह मौका नहीं मिला कि वह अपने दादा दादी के घर जा सके। ठीक है, पुश्तैनी का मतलब होता है दादा, परदादा और पूर्वज जो भी होते हैं। तो जहाँ पे उसके दादा दादी, उसके सभी खानदान के लोग रहते थे, वह वहाँ कभी गया ही नहीं। 10 साल हो गए थे, वो 10 साल का हो गया था। फिर भी आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। आगरे की गलियां, मतलब कि बच्चों वह आगरे में भी रह चुका था। और सीकरी, सीकरी फतेहपुर सीकरी,
ठीक है। आज उसका नाम फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, तो सीकरी बस यही उसका घर था केशव का, बस वो यही जानता था। गुजरात तो उसने देखा भी नहीं था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं? अचानक से छेनी हथौड़ी की ठक 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 के बीच में उसने इतना ज्यादा अपना ध्यान अपने काम पे लगा लिया कि उसको किसी के कदमों की आहट, मतलब आने की आवाज, आहट भी ना पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। चौंक गया मतलब कि वो देखता रह गया, डर सा गया। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है। माशा अल्लाह जब किसी की तारीफ करते हैं तब ये शब्द यूज करते हैं। ये घंटियां कितनी सुंदर है, ये घंटियां जो केशव बना रहा था, तुमने खुद बनाई हैं? तो किसी ने कहा। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। पीछे मुड़कर केशव ने जब आंख उठाकर देखा तो एक आदमी दिखा। उसने कहा, हाँ हाँ बेशक मैंने ये घंटियां बनाई हैं, पत्थरों पर नक्काशी करता मैं क्या आपको नजर नहीं आ रहा हूँ? हाँ, मैं ही तो तराश रहा हूँ यह पत्थर। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, बहुत जल्दी जल्दी में और बहुत बेरुखी में। ठीक है बच्चों, तल्खी मतलब होता है बेरुखी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। तो उसने कहा, हाँ हाँ दिखता तो है। आदमी ने कहा, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। तो उसने कहा, केशव ने, मैं 10 साल का हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं 10 साल का हूँ। तो बोलते हैं, तो वो आदमी बोलता है, 10? अच्छा, 10 साल के हो। तो फिर क्या हुआ कि वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठता हुआ बोला, क्या बोला? तब तो काफी बड़े हो, इसका मतलब तुम अब बहुत बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था। वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। तो उसने कहा कि 10, अच्छा 10 साल के हो। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो, मतलब बहुत ही बड़े हो तुम। मैंने तो 13 साल की उम्र में एक जंग में हिस्सा लिया था, मैंने लड़ाई की थी उस समय। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। पत्थरों की धूल की वजह से उसे दिख नहीं रहा था, तो इसकी वजह से अब जब धीरे धीरे वो बैठ गया उसके पास में, तो वह उसको आराम से देख पा रहा था। उसकी उम्र हो रही होगी कुछ 30 से ऊपर, और हाइट उसकी थी बीच की, ना ज्यादा लंबा और ना ही कद का छोटा। वह सफेद अंग रखा पहना हुआ था। अंग रखा का मतलब होता है बच्चों लंबा सा कुर्ता, लंबा कुर्ता जो घुटने से नीचे तक का होता है और उस पे बहुत सारी नक्काशियां की होती हैं। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। उसके लंबे लंबे बाल थे कंधों तक और लाल रंग की पगड़ी से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। तब केशव को महसूस हुआ कि लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा,
तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के आने की आवाज सुनी। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर उसने देखा, केशव ने, कि एक आदमी है, 30 साल के ऊपर होगा, हाइट उसकी बीच की है, सफेद कुर्ता लंबा पहना हुआ है और पजामा, बाल लंबे लंबे हैं, गहरे लाल लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए हैं। तब उसे एहसास हुआ कि इतने अच्छे आउटफिट पहने हुए हैं, बड़े बड़े मोतियों की माला भी है, उंगलियों में अंगूठियां हैं, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। और घनी घनी मूछें भी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, घनी मूछें जो है होठों को ढक रही हैं और नीचे की ओर आ रही हैं। अभी यह सब सोच ही रहा था कि तब से कोई आता हुआ नजर आया। केशव जब से यह सब कुछ सोच ही रहा था तब से कोई आता हुआ नजर आया। कौन आया? एक सिपाही, एक पहरेदार। जैसे ही केशव यह सब कुछ देख रहा था तब कोई तेजी से दौड़ कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। बोला, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। तेजी से दौड़ता हुआ जब पहरेदार आया तो उसने कहा, हुजूर मतलब राजा जी, मुझे माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से केशव को देखने लगा कि अरे ये तो हुजूर आला यहाँ पे खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। तुम देखते नहीं कि यहाँ पे हमारे महाराज खड़े हैं? चलो उठो, जल्दी से इनको झुककर सलाम करो। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। तो जब उसको यह पता चला कि अरे ये तो हुजूरे आला अकबर हैं, तब उसका दिमाग ठनक गया, मतलब उसके होश ठिकाने आ गए। अरे कोई बड़ा आदमी नहीं, ये तो अकबर है। तो बदहवासी में मतलब कि होश खो दिया उसने। बदहवासी का मतलब है बच्चों होश में ना होना। उसने अपने होश खो दिए, छेनी हथौड़ी हाथ से गिर गया और उसने तुरंत सलाम किया। और खरगोश जैसे देखते हैं, कातर सी नजरें, मतलब नजरें नीचे लेकिन कोने से देखते हैं, तिरछी नजरों से देखते हैं, उस नजरों से अकबर को देखने लगा। फिर अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। ठीक है, अगर वह दोनों एक दूसरे में बात कर रहे हैं तो उसने आकर जब ये कहा तो उसको अच्छा नहीं लगा। ये बात, दखल अंदाजी का अर्थ है बात के बीच में कूदना। दो लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में कोई तीसरा आकर कूद जाता है, उसको दखल अंदाजी कहते हैं। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना काम नक्काशी का शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। तो अकबर ने गुस्से में, खींचकर का मतलब होता है अर्थ गुस्सा से, उसने गुस्से से कहा, इशारा किया, तुम यहां से जाओ,
हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहरादार तो चला गया, लेकिन हमारा केशव था जो बच्चा, वह असमंजस में था, दुविधा में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। उसे अपना काम शुरू करना चाहिए या नहीं, या फिर बादशाह के आदेश का इंतजार करना चाहिए, या बादशाह उसे ऑर्डर देंगे तभी वह काम अपना शुरू कर सकता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिल बहुत धक 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 कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर बहुत ही काइंड हार्टेड थे बच्चों, बहुत ही दयालु थे। उसको देखकर स्माइल कर रहे थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया। मतलब जितना उन्होंने पूछा उतना ही उसने बताया, एक्स्ट्रा उसने कुछ भी नहीं कहा। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अच्छा, अकबर सीखना चाहते हैं? तो कहा कि हाँ सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। तो उलझन में पड़ा केशव। उलझन का मतलब कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आना को उलझन कहते हैं। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव लौटने का अर्थ है तुरंत गया और तुरंत आया, बहुत तेजी से। तो गया और तुरंत ले आया। अब अकबर और केशव दोनों दोस्त बन चुके थे। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? छेनी हथौड़ी का भी इंतजाम हो गया शहंशाह अकबर के लिए। फिर अकबर केशव के पास बैठ भी गए और दोस्ताने स्टाइल में, मतलब फ्रेंडशिप, मित्रता स्टाइल में बैठे और कहा, मुझे भी काम करना सिखाओ। अब बताओ मुझे क्या करना है। पत्थरों पे लकीर खींच दिए, सब कुछ काम आराम से हो रहा है। फिर कहते हैं, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूंगा। हुजूर, केशव ने पूछा, हुजूर क्या आप यह कर पाएंगे? आप ये सब करेंगे? आप तो इतने बड़े राजा हैं, आप नक्काशी का काम सीखेंगे? तो उन्होंने, हाँ क्यों नहीं सीखूंगा, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूंगा। तो नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया, मतलब केशव घबरा गया। ओह, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, घबरा जाना, घबरा जाना। तो केशव घबरा जाता है और कहना चाहता है कि आप तो इतने बड़े बादशाह हैं, आप तो बहुत बड़े राजा हैं। राजा, आप तो बहुत बड़े राजा हैं, यह ठीक नहीं लग रहा है कि आप मेरे साथ बैठकर यहाँ पे काम करें। तो अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? ओ, मैंने ना पिछले सब वीक में, पिछले हफ्ते, हफ्ते मतलब वीक, पिछले हफ्ते में मैंने एक डलिया मिट्टी ढोई थी, किसी की मदद की थी, तो क्या इससे भी मुश्किल यह काम है? तो केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में, अभी वो कंफ्यूज है। केशव अभी भी कंफ्यूज है कि इतने बड़े बादशाह हैं और ये सब काम करेंगे। वह अकबर के पास जाकर बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। वह टीचर बन गया। केशव अब बादशाह का टीचर था। उसने अकबर को छेनी हथौड़ी पकड़ना सिखाना शुरू किया।
फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। जैसा कि उसके केशव के पिता ने उसको सिखाना शुरू किया था कि पहले बच्चे एबीसीडी सीखते हैं, उसके बाद स्पेलिंग्स। उसी तरीके से उसने एक छोटा सा नमूना बनाया, एक छोटा सा सैंपल बनाया कि पहले आप इसको तराशिए और बहुत ध्यान से तराशना है। तो उसने तराशना स्टार्ट किया जैसे ही, तो अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़ा मार दिया, और क्या हुआ कि जो डिजाइन था वह ज्यादा गहरा खुद गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। भाई केशव बना टीचर, तो उसने गलती पकड़ ली। अरे अरे नहीं नहीं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। आहिस्ता का अर्थ है धीरे धीरे। आहिस्ता का अर्थ है बच्चों, देखिए यहाँ पे, धीरे धीरे, धीरे धीरे मारना है, ठीक है। और यह भी बता रहा है कि जब आप हथौड़े मारे तो अपनी आंखों को मीच कर रखें, मतलब कि अधखुली आंखें रखें। हाँ, आंखों को खोलना नहीं है, वरना इसके जो किरचे हैं वो उड़कर आंखों में चले जाएंगे। उसके जो पत्थर के टुकड़े हैं वह आंखों में चले जाएंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर, मतलब कि जी टीचर जी। तो ये उन दोनों के बीच की दोस्ती का वार्तालाप था। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। जब अकबर उठ खड़े हुए और जाने के लिए तैयार हुए तो उसका कंधा बहुत जोर से थपथपाया, क्योंकि वह उसके काम से बहुत प्रेरित थे, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था और अपने काम को बहुत ही निपुणता से, बहुत ही तल्लीनता से, अपने आप को उसमें 100% वह देकर उस काम को कर रहा था। ठीक, तो इसलिए उसने अकबर ने केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अपना काम जारी रखो। तो केशव को ये लगा कि इनसे पूछना चाहिए कि ये दोबारा आएंगे या नहीं। तो उसने कहा, हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? तो केशव ने कहा, तो मैं जरूर आऊंगा केशव। अकबर ने कहा, मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। मतलब केशव बहुत ही फेमस हो गया था कि अकबर ने उसके साथ दोस्ती कर ली है और उसके साथ बैठकर नक्काशी का काम सीखा है। और वह दिन भर अपनी और बादशाह से हुई मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। वह धीरे से आया, अपने पिता के बिस्तर में घुस गया था और जो दिन में हुआ था उसके साथ अकबर की मुलाकात उसको याद आ रही थी और उसके कारण उसकी आंखों पर नींद नहीं थी। और उसके पिता ने कहा कि अरे बेटे, तुम तो अभी से इतने फेमस हो गए हो, प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो उसने अपने पिता से पूछा, धीरे से अपने पिता के कंधे पर सर टिकाया और कहा, बाबा ये बताओ कि आगरा में उनके पास तो बहुत बड़े बड़े महल हैं, बहुत खूबसूरत शहर है वहाँ पे, आगरा का शहर,
तो अब ये सीकरी में क्यों बनवा रहे हैं पिताजी? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह कहा पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया कि हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। तो शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल केशव ने चहकते हुए कहा। इसका मतलब केशव को मालूम था कि ये शहजादों के नाम हैं। और ये पाठ जो है बच्चों, ये इतिहास के पाठ हैं, ठीक है, ये इतिहास से जुड़ी हुई लाइनें हैं। तो पिताजी ने कहा कि हाँ, आगरा शहर तो बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का खास कारण है कि बादशाह अकबर को जब कोई संतान नहीं थी तो वो भटकते भटकते सीकरी आए थे, और यहाँ पे सलीम चिश्ती के जो दरगाह है वहां पर ये आए थे, और उन्होंने ही बताया था कि 3 बच्चे इन्हें होंगे। तो इसलिए उन्होंने सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया है। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो पिताजी ने कहा, हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। मतलब कि शहर बनाने के लिए पत्थरों पर नक्काशियां कर रहे हैं, जो कि उन पत्थरों को दीवालों पर गढ़ा जाएगा। ठीक है। केशव ने कहा जैसे नींद में बच्चे करते हैं, उसी प्रकार केशव ने नींद भरी आवाज में कहा तो पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो बच्चों, खत्म होता है हमारा यह पाठ। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और ये जो येलो अंडरलाइन है इसको आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, आपको इसको याद कर रखना है। ये हमारे इतिहास में पूछे जाने वाले सवाल हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी डाउट की क्लियर करूंगी। आइए बच्चों, देख लेते हैं। एक पिक्चर मैंने यहाँ आपके लिए लगा रखी है। बादशाह अकबर का दरबार देखिए, कुछ इस तरह के थे हमारे बादशाह अकबर, और इनका दरबार बहुत ही फेमस था। देखिए, इनके दरबार में नौरत्न थे, जिसमें कि बीरबल इनके मुख्य नौरत्न थे, जो कि हाजिर जवाबी में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तानसेन जो संगीत में बहुत प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार और भी नौरत्न थे। बादशाह अकबर ने भारत में बहुत दिनों तक राज किया। ये बहुत ही काइंड हार्टेड थे। ठीक है बच्चों, तो आप इस पाठ को अवश्य पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखकर बताएं, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूंगी। थैंक यू बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। इसके प्रश्न उत्तर का हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू बच्चों। Thanks for watching my channel and subscribe my channel. Bye.